हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 की। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है टीजीटी पीजीटी यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पे करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाने हैं। तो जितने भी फ्री टाइम होगा उसमें हमारा क्या होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें से हम डेली कुछ प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे। फिर उसके बाद देन पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पर विद आंसर की। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये जो प्रैक्टिस सेट लगाया जा रहा है ये बेसिकली किसका है, तो आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि यूथ कंपटीशन टाइम का प्रैक्टिस सेट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यूथ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछले साल के यानी 2 बार का एक्सपीरियंस है बच्चों का कि यूथ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हाँ, वैकेंसीज कम है और ओवरऑल कितनी टोटल वैकेंसी है हर सब्जेक्ट में ये मैंने आपको बता दिया है। और उस वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो एक बार होम साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले ये देखिएगा कि प्रैक्टिस सेट से पहले कि आपके टोटल वैकेंसी होम साइंस की कितनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक सीट आपको अपनी लेनी है तो ये भी पता होना चाहिए कि टोटल सीट हैं कितनी। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये जो पीडीएफ है आपको, यानी जो प्रैक्टिस सेट है उसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम के लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि खुद से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाने का, यानी हमें ऐसा लग रहा है कि पहले हमें यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाला कर लेना चाहिए। क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट करने से आपको खुद का आइडिया होगा कि हम कहाँ तक कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस आता यही है तो 2 बार और रिवाइज कर लेंगे तो इससे हमारे मजबूत हो जाएंगे। देन उसके बाद हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि चैप्टर करने के बाद फिर उनसे बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ये रहेगा बेसिकली, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा भी और उन्होंने अच्छा कहा। और इसी तरह का अगर आपको भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मैम पहले चैप्टर कराइए, क्योंकि मैंने एससीईआरटी की श्रृंखला स्टार्ट की थी। देन उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराइए। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैंड राइटिंग की जगह मैं सोच रही हूँ इस बार टाइपिंग मोड पर, यानी टाइपिंग कंटेंट पर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराए जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूँ दूँगी, तो उससे क्या होगा कि आपको वो चैप्टर पढ़ने के बाद विद उसके आंसर की सॉफ्ट कॉपी होगी तो आप वो भी हल कर सकेंगे। और चैप्टर की पीडीएफ में डाल चुकी हूँ 2 या 3 चैप्टरों की, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 की, और ये है प्रशिक्षित स्नातक गृह विज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 किसका है, तो यूथ कंपटीशन टाइम का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अब विजुअल हो रहा होगा, हर एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर बात की जाए केनेथ ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं, तो यो केनेथ का जो मॉडल संचार यानी कम्युनिकेशन का जो इनका मॉडल है उसमें कितने तत्व हैं, तो याद रखिएगा इसमें कितने तत्व हैं, तो 5 तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 दर्जन केले का मूल्य आपका कितना है, तो 10.8 है। तो एक केले की कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पे 1 दर्जन का मतलब 12 है। तो जब आप 12 का क्या करते हैं इसमें 12 का इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब आपको इसकी 1 केले की मूल्य मिलती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों में चली जाएगी क्योंकि ये संख्या कम है और आपका 12 अधिक है। तो डिवाइडेड बाई 12 से इसको करेंगे तो यहाँ पे सपोज पहले 0 ही आएगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा, दशमलव लगा के इसको हल कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे से दशमलव हट जाएगा तो 12 निम्मा 108, तो इस तरह से 9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। चलिए, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों के
मध्य से कण पर काट कर बना ली जाती हैं, जिसकी माप होती है बस सीधे सीधे था त्रिकोणीय पत्ती, यानी 2021 में आया था ये। उसमें ऐसे था त्रिकोणीय पत्ती की जो लंबाई है और लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा त्रिकोणीय पत्ती की पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कितनी होती है, तो 36 से 40 होती है। कितनी होती है, तो 36 से 40 इंच होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोर कमेटी ने। प्राथमिक यानी आपकी जो मतलब दुर्घटना होने के बाद तुरंत जो आपकी स्वास्थ्य केंद्र जो खुल रखे हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है या कहें कि उनको किसने कहा था कि वो खुलने चाहिए गांव में, तो वो क्या है, बोर कमेटी की सिफारिश से था। यानी किसकी सिफारिश से खुले, इस तरह से आ जाए अगर इसका टर्म अवधारणा ना आकर किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया या किसकी सिफारिश से, तो भोर कमेटी की सिफारिश से आपको जन सुविधा स्वास्थ्य केंद्र नज़र आते हैं। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका का मतलब है नर्स या कहें सिस्टर से, तो वो इसमें से क्या है, कोमल, कठोर, हंसमुख इस तरह का नहीं होना चाहिए। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए किसका, तो आप बताएंगे फर्स्ट एड, जो आपका मतलब फर्स्ट चिकित्सा होती है उसका ज्ञान होना चाहिए, यानी घटना घटने के बाद तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी अध्ययन में संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदर्भिका। उसको क्या कहते हैं, तो उसको संदर्भिका कहते हैं। अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं, तो संदर्भिका कहते हैं। किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी। अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक और वर्णनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट परिस्थितियों या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं को ठीक ठीक से चित्रित करने का अध्ययन क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, प्रयोगात्मक हो जाएगा और वर्णनात्मक हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1991 में, ठीक है। इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। यानी पंचवर्षीय योजना का मतलब था 5 वर्ष के लिए एक प्लान किया जाता था। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या था कि इस बार हमारा मुद्दा ये रहेगा, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुद्दा क्या था, तो औद्योगिकरण था, दूसरी का कृषि था, इसी तरह से। तो ये क्या था, 5 साल के लिए हम इस पर यानी इसके विकास पर जोर देंगे, ये इनका मुद्दा होता था। इसी को यानी पंचवर्षीय योजना को ही हमने प्रधानमंत्री इन्हीं को हमने नीति आयोग नाम दिया है अभी प्रेजेंट टाइम में। चलिए, MGNREGA में कितने दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाता है मनरेगा। ये मनरेगा है, मनरेगा योजना है जिसको यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट में रखा गया। इसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है, आपको रोजगार मिले या ना मिले, सरकार आपको 100 दिनों का क्या है, मतलब आपको 100 दिनों का पैसा मिलेगा, इस तरह से इसे समझिए। तो यहाँ पे 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है। वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं आएगा जितना यहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हमेशा ओरिजिनल पेपर से टफ बनाए जाते हैं। और वही यहाँ पे दिख रहा है कि हर क्वेश्चन है ऊपर उसका जो फॉर्मेट है यानी पूछने का तरीका है, यानी क्वेश्चनों को मतलब किस तरह से इसमें रखा गया है, तो जो लैंग्वेज है वो इस तरह से घुमा दी गई है कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में स्कोर बताइएगा, अगर इस प्रैक्टिस सेट में 80 भी क्वेश्चन सही जाते हैं आपके, तो अमूमन आप क्या है, आप वहाँ पे क्वालिफाई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल टफ है। इतना टफ नहीं आएगा, वैकेंसी कितनी भी कम क्यों ना हो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतने उन्हें चाहिए कैंडिडेट। तो बट यहाँ पे क्या होगा, अगर कैंडिडेट पासिंग अधिक आए तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो इसलिए आप 100+ ही रखिएगा, इससे कम की सोचना नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडिडेट पास होकर देखने मतलब उन्हें लगा कि कैंडिडेट अधिक पास हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इसकी कट ऑफ को बढ़ा देंगे। यानी हर बार कितनी जाती है, 94 जाती है, तो इस बार हो सकता है 99 कर दें, 96 कर दें, आपका 100 कर दें,
बट 100 से अधिक कभी नहीं जाएंगी। तो इसलिए आप 100+ का ही टारगेट रखेंगे तो सेफ जोन में होंगे, कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। तो वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में है, इस तरह से बस क्वेश्चन बनता है ये। तो ये कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती है, जो कहाँ पे है, ये मुक्त अवस्था में मौजूद होती है। एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। यानी और एरोसोल में पाए जाने वाले उस रासायनिक घटक को बताइए जो ओजोन परत की कमी में सहायता करता है। तो वो कौन करता है ओजोन परत की कमी में, तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे जो राइट आंसर था वो क्या था चलिए गुर्दा एक डॉट डॉट स्रावित करती है जिसे यहाँ पे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं। तो गुर्दा यानी किडनी, तो ये क्या होता है, तो ये होता है एंजाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं। तो वो स्थान कौन सा हो जाता है, तो वो स्थान हो जाता है अंधबिंदु। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा चुका है। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक यहाँ पे शिथिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मस्तिष्क पक्षाघात, इसकी गति के कारण गत्यात्मक यहाँ पे शिथिलता आ जाती है, यानी रुक जाता है मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता यानी कंस्ट्रक्शन होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और याद रखेंगे कितनी होती है, आया हुआ 2021 में। तो 110 से 120 mg यानी मिलीग्राम 100 ml में। कितने में, तो ब्लड की मात्रा कितनी होगी, 100 ml में कितना पाया जाएगा, 110 से 120 mg पाया जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BMR कम होता है। तो क्या कम हो जाता है, तो BMR कम हो जाता है, यानी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर BMR कम होता है। एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, जिम्मेदार है एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए। तो पेप्सिन क्या है, जिम्मेदार होता है। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विसरण। ठीक है, यहाँ पे विसरण हो जाएगा। जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो रक्त का धक्का जम जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेमरेज कहा जाता है। काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण होती है। विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एलर्जी कहलाती है। गार्डन की बहु बुद्धिमताओं में समाविष्ट है। ये गार्डन की थ्योरी आज हम आपको करा देंगे। तो इन्होंने कितने मतलब बुद्धि के प्रकार दिए हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक बुद्धि समाविष्ट है। तो याद रखेंगे बहु बुद्धिमताओं में। तो ये कौन सी है, तो वो है अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक बुद्धि। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, गार्डन की बहु बुद्धिमताओं में समाविष्ट है। तो इन्होंने क्या करा है, आपके 8 से 9 बुद्धियों के प्रकार बताए हैं भगवती सिद्धांत में। तो वो पहला कौन सा हो जाता है, भाषाई हो जाता है। भाषाई है इसमें, और कौन सा है, नाटकीय है। यानी आपने देखा हो जो मतलब रोल करते हैं उनको नाटकीय बुद्धि बहुत अच्छी होती है। और अंतर्वैयक्तिक यानी पारस्परिक है। तो इस तरह से यहाँ पे 1, 3 और 4 ये तीनों ही राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
1, 3 और 4, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि लब्धि यानी आयु का समीकरण किसने प्रस्तावित किया है। तो यहाँ पे आयु का जो समीकरण है वो किसने प्रस्तावित किया, ये पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये टर्मन ने प्रस्तावित किया है, उन्हीं ने कहा है कि 70 से माइनस यानी 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य से विशिष्ट विद्यार्थी हो जाता है। जिसकी क्या होती है वहाँ पे 90 से यानी 90 से 120 से 140 जो भी हो वो क्या हो जाएगा, 140 से प्लस जो होता है वो भी विशिष्ट विद्यार्थियों की श्रेणी में आ जाता है। अब बुद्धि निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, तो वो होता है मानसिक यहाँ पे मानसिक आयु। मानसिक आयु का मतलब है जो आपने टेस्ट में अचीव किए वो मार्क्स। देन उसके बाद है यहाँ पे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का मतलब है आपकी अभी की आयु, ठीक है, यानी कौन सी आयु के बच्चे ने जो टेस्ट दिया उसमें कितने नंबर पाए, ये होती है मानसिक आयु। और अभी जैसे उसकी आयु सपोज 13, 12, उसने टेस्ट में नंबर पाए 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यानी 14 गुणे 12/100 ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। ये हो जाएगा टेस्ट के नंबर, ये हो जाएंगे उसकी वास्तविक आयु जिस एज में वो चल रहा है, गुणा 100 कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है हमारा इससे हमारे बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बुद्धि लब्धि निकल आती है। तो ये होता है टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। भाषा के अध्ययन में सतह यानी यहाँ पे सरफेस संरचना यानी स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे नोम चोम्स्की, ठीक है। यानी सरफेस संरचना को स्ट्रक्चर यानी गहरी संरचना, यहाँ पे सतह को सरफेस, संरचना को स्ट्रक्चर और गहरी संरचना को यहाँ पे स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये किसने दिया था, तो नोम चोम्स्की ने दिया था। इन्होंने भाषाई ज्ञान पर बहुत जोर दिया है। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ है दो डॉट मांसपेशियों का आपसी समन्वय। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगों का। किसका, तो अंगों का समन्वय हो जाएगा। शिशु विकास या अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो परिभाषा किसने दी है, तो हरलॉक ने दी है, ठीक है। क्योंकि हरलॉक ने काम किस पे किया है, नवजात से लेकर यंग यानी आपकी किशोरावस्था तक। इनकी एडोलेसेंस नामक एक पुस्तक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा दूध पीला दूध कहलाता है। ये आपका किस में आ चुका है, तो ये बिहार में यानी बिहार के एग्जाम में आ चुका है, यानी बीपीएससी में भी तैयारी 3 में ये आ चुका है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा। तो मैंने उसमें ट्रिक भी बताई थी कि माँ की बात आती है तो जिस शब्द में माँ लगा होता है वही हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉम जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज हम बीपीएससी के री एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 3 वाला, आज उसको देख लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी परीक्षा की दृष्टि से। तो ध्यान से मतलब आपके लिए क्या करेंगे कि बीपीएससी के तैयारी 3 वाला, ठीक है, तैयारी 3 वाला जो एग्ज़ाम था री एग्ज़ाम से पहले हुआ था उसको देखेंगे। अभी हमने जो देखा था वो री एग्ज़ाम था। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो वो कौन सा कार्यक्रम है, तो वो है टीडीपी, ठीक है। ये कैसा है, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसको बोला जाता है टीडीपी। WHO के अनुसार नवजात शिशु को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जन्म मतलब उसको क्या करना है, स्नान कराना। जैसे बर्थ होती है उसके बाद उसको नहलाया जाता है। तो ये क्या कब नहलाते हैं, तो जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। यानी WHO ने कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि बर्थ जब बच्चे की होती है तो उसका जो नहाना है, पहला स्नान है, उसको 6 घंटे बाद कराएं। तो जिससे क्या होगा, वो हेल्दी रहेगा। और जहाँ बर्फीले एरियाज़ होते हैं, जहाँ मतलब बर्फ़बारी होती रहती है, जैसे आपका ग्लेशियर मतलब जहाँ बर्फ़ें बहुत रहती हैं, जहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, उन प्रदेशों में क्या होता है कि जो लिबलिबा पदार्थ है जिसमें बेबी आता है उसमें ही उसको 2 से 3 दिन तक रखते हैं, जिससे कि उसके शरीर में गर्माहट बनी रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्भावस्था के यहाँ पे गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है, यानी
खून की कमी होने से बचने का उपाय है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। मैंने कहा ना, इस मॉडल पेपर की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी मतलब जो आपके आएंगे क्वेश्चन उनसे प्लस रखी गई है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, उनसे प्लस की वजह से ये है कि अगर आप इसमें 80 भी क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो अमूमन आपके वहाँ पे 90 से 95 क्वेश्चन सही जाएंगे। गर्भवती महिला को सूचित किया गया है कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को यानी इस वाक्य को यानी इस कथन को हम क्या कह सकते हैं एक सिंपल अवस्था में? तो ये कहा जाएगा अस्थानिक गर्भावस्था, क्योंकि वो अपने प्रॉपर स्थान पे नहीं है। तो ये इसको क्या कहेंगे? तो अस्थानिक गर्भावस्था कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 से 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः पोस्ट परिपक्व बच्चे लंबे व पतले होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के अंत में उनमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति होती है। तो इस तरह की कोटेशन है। तो दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे लंबी अवधि के बाद प्लेसेंटा ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कम कुशल होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो जब हम साइकोलॉजी की थ्योरी देखेंगे, क्योंकि हम जितना हो सकेगा जल्दी ही देखेंगे, इंद्रिय गतिकाल की जो अवस्था है इसका ब्रूनर ने वर्णन नहीं किया है। ठीक है, 34 का सी इसमें गलत है। क्रियात्मक प्रतिनिधान और यहाँ पे प्रतिमा प्रतिनिधान और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, इन तीनों यानी प्रतिनिधान जिसमें है वो किसकी थ्योरी है? ब्रूनर की, एक्टर की है। अब मान लो कि चारों में ही प्रतिनिधान आ गया, तब आपको पता होना चाहिए उसकी उसने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, सामूहिक अचेतन का प्रत्यय है डॉट डॉट दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फ्राइड के द्वारा। सामूहिक अचेतन मैंने बताया था उस दिन, चेतन अचेतन, और यहाँ पे सुपर ईगो को क्या कहा गया था? अर्धचेतन। तो इस तरह से अवस्थाएं फ्राइड ने दी थी तीनों ही, यानी एड ईगो और सुपर ईगो। आप इस तरह इंग्लिश में ने याद रखिए, हिंदी में इनके टर्मों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किस में समझाया गया है? समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को तो याद रखेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसको समझाया गया, जिसको जेडईपी कहते हैं, जिसको जेड यहाँ पे जेड यानी जॉन प्रॉक्सिमल इस तरह से था ये। तो ये कितने दिया है? तो ये वाइगोत्स्की ने दिया है कि जैसे आप अपनी मेहनत से 80 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका खुद का जॉन हो गया। अब आपने किसी भी यूट्यूबर से, मुझसे, किसी से भी, अदर से, प्रतिशत से, किसी से भी XYZ जो भी आपने लगाया अपना 3-5, उससे आपने क्या करा कि अपना 100 स्कोर पहुंचा दिया। तो यही होता है वाइगोत्स्की का यहाँ पे ZPD। ठीक है, तो यानी आप जो खुद से कर पा रहे थे उससे अधिक आपने कर दिया, उसका जो गैप होता है यानी उसमें और उसमें जो अंतर आया, यानी यहाँ पे अंतर आ गया 20 का, तो यही आपका क्या निकल के आएगा? यही आपका समीपवर्ती सिद्धांत यानी ZAP निकल कर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो वो अवस्था होती है यहाँ पे किशोरावस्था, जिसको संवेग और तूफान की अवस्था कहा गया है। किसने कहा है? तो हरलॉक ने। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 होती है। ठीक है, 1/4 होती है, यानी 1/4 होती है। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेंगना। अगर बच्चा रेंग कर अपना ज़मीन पर, आपने देखा होगा कि जैसे वो 7 से 8 महीने के आसपास होता, ऐसे वो इस तरह से रेंगना चालू कर देता। तो यही रेंगना क्या है? उसके संपूर्ण शरीर को सम्मिलित करता है, क्योंकि इसमें वो अपने हाथों को भी करता है, पैरों को भी लगाता है, यानी इस तरह पैरों को पीछे की तरफ खींचता है
और इस तरह की जो एक्टिविटी है उसमें उसका पूरा संपूर्ण शरीर शामिल होता है, क्योंकि वो गर्दन को ऐसे मतलब पक्षियों की तरह आगे की तरफ करता है। तो इस तरह से जैसे तैराकी करते हैं उस तरह की कुछ उसके जो शरीर का पोर्शन होता है वो इस तरह से रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर का शरीर से अनुपात पूछा जा रहा है 6 वर्ष के अंत तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 7% होना चाहिए। सीखने की अक्षमता को कहते हैं, तो यानी सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाएगा, तो वाक् विकार कहा जाएगा। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मातृवचन। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया है, तो किंडरगार्टन जो मेथड है वो है फ्रोगल महोदय का। मॉन्टेसरी मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना है इसमें। तो निम्न में से कौन सा नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें से देखते हैं कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो विकास क्या होता है, मूर्त होता है। प्राणी के में विकास पहले होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। तो यहाँ पे ये सभी हैं, बट ये पूछा कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे चलिए कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, ये वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा ये वाला, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि छोटे से ही पता पड़ जाता है कि किस बच्चे की हाइट अच्छी जाएगी, किस कौन बुद्धि में तेज है या प्रखर है, इस तरह का, ठीक है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, जस्ट इसका उल्टा है ये। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 31 जनवरी 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय गहंगा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 1976 में शुरू किया गया था, यानी 1976 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान जहाँ से आपका न्यूट्रिशन का काम होता है, तो याद रखेंगे ये हैदराबाद में स्थित है, नेशनल लेवल का। जबकि आप सबको पता है कि जो ICDS है वो क्या कराता है, बच्चों के पोषण स्तर को ध्यान रखता है, क्योंकि वो द्वारका के अंतर्गत कार्य करता है। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत में लिंग आधारित हिंसा के निम्नलिखित रूप जाने जाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पे उसे देखते हैं लिंग आधारित हिंसा के, तो पहला सबसे पहला जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो घरेलू हिंसा, ये भी लिंग आधारित ही होती है। दूसरा होता है यौन हिंसा, ये भी लिंग आधारित होती है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। वह संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो हो जाता है सशक्तिकरण। PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ इनमें से क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है PF कहा जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाना जाएगा संप्रेषण से। स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है, तो ये अपारदर्शी वस्तु है, बट किसके, तो यहाँ पे स्लाइड प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया जा सकता है।
दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर जो हो जाएगा, तो पारस्परिक संचार कहा जाता है। देखिए कम्युनिकेशन भी होम साइंस में आता है। इसके आपने 2 से 3 क्वेश्चन देख लिए। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में निम्नलिखित में से सभी सम्मिलित हैं, केवल तो किसको छोड़ के, तो यहाँ पे हो जाएगा पढ़ना छोड़ के। ये क्या है, ये सार्वभौमिक परिवर्तन है, यानी चलना, मुस्कुराना, शब्द उच्चारण, बस पढ़ना क्या है, ये सार्वभौमिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो मॉनिटर। देखिए कंप्यूटर भी आ गया इसी में, तो इस तरह से ये सभी को ऐड करके चलता है। तो मॉनिटर क्या है, इसमें आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड और यहाँ पे स्कैनर, ये सभी क्या है, ये इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि इनकी सब कमांडें क्या है, अंदर जाती हैं। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष व महिलाओं के संख्या का अनुपात, यह किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा 58 का, वो क्या हो जाएगा, तो ये है निश्चित समष्टि का। यानी हमें पता है कि कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं, यानी निश्चित है संख्या। समष्टि का मतलब है यहाँ पे यानी आपकी जो पॉपुलेशन है वो निश्चित है। जब यहाँ पे पिघले हुए घी में अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग डॉट डॉट हो जाए, तो यह दर्शाता है, यानी घी को हम पिघाल लें और उसमें अम्ल क्या करें, शक्कर के साथ मिला लें, तो ये गहरे लाल रंग का हो जाता है। तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। अगर किसी घी में वनस्पति घी मिल रहा है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरे लाल रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आ भी चुका है, तो याद रखिएगा, फर्नीचर को ढकने में। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है कला के मूलभूत सिद्धांतों को सहारा लेना चाहिए। जो कला के मूलभूत सिद्धांत है उनका सहारा लेना चाहिए। निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है, तो वो लैंप कौन सी हो जाती है, तो हो जाती है प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप, यानी लाइट, यहाँ पे एमिटिंग डायोड लैंप जो है उसमें क्या हो जाता है, ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उससे उपयोग करना होगा, यानी कमरे की हमें क्या करना, ऊंचाई दिखानी है, तो हमें क्या उपयोग करना होगा, तो दीवारों पर खड़ी लाइनें उपयोग करनी होगी, कुछ इस तरह से। मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसका है, तो डीडीटी का जो है छिड़काव किया जाता है मक्खियों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर और यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के, तो ये कैसे हैं, तो ये नए क्रांतिकारी सामान हैं, इनसे समय और आपका श्रम दोनों ही की बचत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियाँ किस के साथ में रखी जाएंगी। स्ट्रेट लाइन किचन है, एक बार मैंने आपको किचन करा दी है, बट एक और बार आपको विद इमेज के आपको किचन करा दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहलाई जाएगा, तो ये एक दीवारी रसोई कहलाई जाएगी। 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत डॉट डॉट पर लागू होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर। किस पर लागू होता है, तो शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है। यहाँ पे वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पे फुर्सत कहते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा कि दहेज विरोधी या अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1961 में ये लागू हुआ था। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोटेरजन का कथन है।
जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आवश्यकता है। बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉमर्स को भी ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा चालू खाता। चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता है। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पे हो जाएगा योजनाबद्ध होकर कार्य करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। समय नियोजन बनाने के लिए सोपानों को यादृच्छिक क्रम में दिया गया, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर आपको समय को नियोजन बनाना है तो आपको क्या करना है, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला हो जाता है क्रियाकलापों की सूची तैयार करना, दूसरा हो जाता है क्रियाओं को सही क्रम में रखना, तीसरा हो जाता है प्रतिदिन समय नियोजन करना, और यहाँ पे चौथा हो जाएगा साप्ताहिक समय नियोजन तैयार करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। योजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साझेदारी और निर्णय निर्माण। निम्नलिखित में से वह कौन सा कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो चल संपत्ति बंधक। लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टम्बलिंग जो है मशीन होती है। मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार डॉट डॉट के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 सिर के बराबर। ठीक है, 79 का क्या हो जाएगा, 8 सिर के बराबर। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है, ये पिछली बार आ चुका है, तो ये कपड़े की किस्म को तय करता है, यानी कपड़ा किस तरह का उसी तरह की हम सुई लेते हैं। कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक का पारंपरिक वस्त्र है। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, देखिए मधुबनी पेंटिंग, तो आपने अभी किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए क्या मिला है, मतलब जीआई टैग मिला है, तो वो है बिहार। ठीक है, बिहार में की क्या है, मधुबनी पेंटिंग है। पंजाब की क्या है, तो फुलकारी है, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ वाली चिकन कढ़ाई वो है। चलिए, पटोला वस्त्र का राजस्थान की टाई एंड डाई होती है। पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है गुजरात से। ठीक है, गुजरात में कैसा पटोला वस्त्र आपको मिलता है। यहाँ पे कोरोनाइचिंग पर सज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा गिलास रेशे पर। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच। वे धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं डॉट डॉट धागे कहलाते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रिप कहलाते हैं, संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं इस तरह से। रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विस्कोस विधि। रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है, तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विस्कोस विधि। जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रोटीन। सूती वस्तु को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डॉट डॉट से किया कराई जाती है, तो यहाँ पे क्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पे 89 का जो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या है, क्रिया कराई जाती है।
रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रतिस्कंदता कहलाता है। यानी दबाया स्पंज की तरह और उसने फिर अपना पूर्ण आयतन प्राप्त कर लिया, तो वो हो जाता है यहाँ पर प्रतिस्कंदता। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग क्या है, मतलब सतह के नीचे गर्मी के लिए, गर्मी करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको ग्रिलिंग कहते हैं। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों में रखने के पूर्व क्या करना चाहिए, ये 2021 में आपके आ चुका है। तो उसे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तेल युक्त वस्तु उसकी चारों तरफ रगड़ देना चाहिए जिससे कि उसे जंग नहीं खाएगी। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पर पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है। मैंने आपको 11 खाद्य पदार्थ बताए थे एक वीडियो में, उस वीडियो को मैं भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि जो 11 खाद्य पदार्थ हैं उनमें से 2021 में एक क्वेश्चन आया था, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करेगा, यानी इसमें से ऐसा सोपान चुनो जो पोषक तत्वों की मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। ये मतलब ये इससे कोई पोषक तत्व नहीं बचेगा। ठीक है, सब्जियों के छिलके ना निकालना, छिलका निकालने से पहले धोना सब्जियों को और फिर प्रेशर कुकर में पकाना, तो इससे भी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बीमारियों को सूची सेकंड के अंग के साथ सुमेलित कीजिए। यानी मधुमेह, मधुमेह कब होता है, तो मधुमेह कहाँ होता है, तो पैनक्रियास को प्रभावित करता है मधुमेह। यहाँ पे हेपेटाइटिस की बात की जाए तो हेपेटाइटिस से आपका जिगर प्रभावित होता है, लीवर जिसको, और यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो इससे अपनी किडनी यानी गुर्दे प्रभावित होते हैं। और यहाँ पे कॉल लिथिंगेसिस की बात की जाए तो यहाँ पे गॉल ब्लेंडर जिसको कहते हैं वो प्रभावित हो जाती है, गॉल ब्लेंडर प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इस तरह से जो कोड बनेगी वो क्या बन जाएगी, क्या क्या प्रभावित हो रहा था अभी, तो यहाँ पे ए का क्या था, पैनक्रियास था। पैनक्रियास किसमें था, यहाँ पे पैनक्रियास यानी ए का 3 था। और हेपेटाइटिस की बात की जाए तो इसको जिगर यानी लीवर था। तो यहाँ पे यानी 3, 4, और यहाँ पे इसकी बात की जाती थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो ये गुर्दे यानी किडनी थी। तो आपकी यानी 3, 4, 1, 3, 4, 1। चलिए देखते हैं 3, 4, 1 हमें किधर मिलेगा। यहाँ पे देखिए 3, 4, 1, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाए तो पहला ही हो जाएगा 3, 4, 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो मोटा व्यक्ति है यानी पहले से ही उससे फैली फैट है, तो उसके आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी क्या करेंगे हम, केले की पुडिंग करेंगे, बनाना पुडिंग जिसको बोलते हैं, उसको हम इसके आहार में सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो और उसके अंदर वजन बढ़ेगा। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जियों और सलादों को, वेजिटेबल सलाद जो है हम उसके आहार में ये सम्मिलित करेंगे। क्योंकि हम भोजन की अत्यधिक कमी नहीं कर सकते, उसके जीवन को खतरा है। वसा, चीनी और शराब की मात्रा में कटौती कर सकते हैं और जटिल कार्बोजों का चुनाव करें, क्योंकि उनमें पेट भर होने की एहसास होता रहता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे मैं भूखा नहीं हूँ। इस तरह से उसके वजन क्या हो जाएगा, कम करा जा सकता है। भोजन की छोटी मतलब भोजन को आप छोटे छोटे पार्टों में खाइए, एक साथ पूरा ना खाएं, तो उससे भी वजन आपका कम करा जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसके आहार में क्या सम्मिलित करेंगे मोटे व्यक्ति के में, तो सलाद यानी वेजिटेबल सब्जियों के सलाद को सम्मिलित करेंगे।
टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो जल और आहार दोनों के माध्यम से फैलता है। बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो गर्भावस्था मधुमेह है। ठीक है, 97 का जो राइट आंसर है वो क्या है? गर्भावस्था मधुमेह है। इनमें से कौन सा अधिक यहाँ पे ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार है? तो यहाँ पे ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 98 का कॉर्न फ्लैक्स जो है इसमें है। वह मेनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग लिखी जाती है, तो यहाँ पे जो उस मेनू को क्या कहते हैं? यहाँ पे एला कार्ट कहते हैं। ये एला कार्ट मेनू कहा जाता है जहाँ खाद्य पदार्थों की जो कीमत होती है वो अलग लिखी होती है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग किन खान पान प्रबंधों में की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो है एयर कैटरिंग में की जाती है। 6 से 11 वर्ष के स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसको अगर देखेंगे क्या क्या शामिल है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा जहाँ पे 450 की किलो मतलब की कैलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना है। दूसरा है गर्म पका हुआ भोजन देना है। तीसरा जो हो जाएगा वो स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना है। सबसे पहला जो इसका मेन टारगेट यही था कि बच्चों की उपस्थिति को सरकारी स्कूलों में बढ़ाना है, इसीलिए इन्होंने मिड डे मील रखा। साथ में उनके पोस्टर जो बच्चे आते थे उनमें न्यूट्रिशन और पोषण की अभावता पाई जाती थी, तो इसलिए उनका यहाँ पे स्कूल में मतलब आएंगे तो उनका क्या होगा? पोषण स्तर भी सुधारा जा सकता है। तो इसलिए क्या रखा गया था? तो 450 कैलोरी देनी है उन्हें प्रतिदिन और 8 से 10 ग्राम उन्हें प्रोटीन देना है। तभी इनके क्या होता है? इन बच्चों के लिए सोयाबीन का तेल मंगाया जाता है या सोयाबीन के तेल में पूड़ियाँ या खाना कुछ भी पकाया जाता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। तो पीईएम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पीईएम का वह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं पीईएम, ये इसका व्यापक या मतलब कुपोषण का सबसे व्यापक रूप प्रचलित है। मानव दूध में यहाँ पे बाइफाइट्स कारक क्या करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। क्या करता है ये? ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को ये रोकता है। कौन रोकता है? तो बाइफाइट्स कारक रोकता है। बियर में सुरासुर यानी अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह 3% पाई जाती है। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चूना डालकर दूर कर सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर, तो यहाँ पे है चूना डालकर दूर कर सकते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी के लिए, अंतर्ग्रहण के लिए, पाचन के लिए, अवशोषण के लिए, तीनों के लिए शरीर में जल की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। तो क्या हो जाएगा? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण क्या है? जिसका मुख्य कार्य है। कौन से विटामिन की कमी से किस वयस्क व्यक्ति में और यहाँ पे ऑस्टियोपेरोसिस विकास के परिणाम स्वरूप होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? तो यहाँ पे विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है लाइपेज की अगर बात की जाएगी तो लाइपेज पाया जाता है अग्नाशयी रस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग नाइट्रोजन होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 16% क्या है? प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है।
एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग डॉट डॉट ऊर्जा में प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, अगर उसकी बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, 60%। विद्युत तापीय उपकरणों में यहाँ पे थर्मोस्टेट का कार्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात करेंगे तो ऊष्मा नियंत्रण क्या है, इसका कार्य है। संतुलित आहार का अर्थ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपस्थित हों, जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं उसके लिंग तथा आयु को लेकर। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, ऊर्जा, प्रोटीन और कुपोषण। ठीक है, शरीर में एनर्जी की और प्रोटीन की और कुपोषण की मात्रा अधिक होती है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पोषण। प्लेकेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाता है बटन की पट्टी को, जहाँ पे आप बटन टांगते हैं उसको कहते हैं। मधुमेह का एक लक्षण है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। मधुमेह का क्या लक्षण है, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, अगर उसकी बात की जाएगी तो वो है सोडियम आवश्यक है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे डॉट डॉट अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। NRHM का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो क्या रह जाएगा, तो वह नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है यहाँ पे इसका पूरा नाम है। ठीक है, NRHM का पूरा नाम यही है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है गले का फूलना। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की यहाँ पर परिपक्वता अवधि क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो वो 5 वर्ष हो जाएगा। NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्वास्थ्य से। आयोडीन युक्त तेल के 1 मिलियन इंजेक्शन में बचाव हो सकता है। तो कब तक ये हमें बचा सकता है, सेफ रख सकता है 1 मिलीग्राम इंजेक्शन या 1 ml इंजेक्शन। तो आपको बताना है कि 1 वर्ष तक हमें सेफ रख सकता है आयोडीन की कमी से या आयोडीन की कमी ना होने से। ठीक है, क्योंकि आयोडीन शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सर क्या है, आयोडीन के अब इंजेक्शन बाज़ारों में उपलब्ध हैं। क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा हो जाता है। याद रखिएगा, घेंगा में क्या होता है, ये गला इस तरह का सूज जाता है, इस तरह का ये गला है व्यक्ति का, इस तरह से हो जाता है। तो चलिए, आज हमने क्या करा है, यूथ कंपटीशन टाइम के प्रैक्टिस सेट को देखा है। और प्रैक्टिस सेट में भी कौन सा प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह से हम देखते रहेंगे। उसके साथ ही हम इसमें जो आने वाले की पॉइंट हैं, जैसे हमें क्या देखना है, टर्मन की जो थ्योरी है उसको देखना है। और यहाँ पे इस तरह के हमें लगेगा कि इकोनॉमिक्स से भी और इन एरियाओं से ये टच करता हुआ हमें, मतलब हम साइंस जिन जिन फील्डों को टच कर रहा उनके भी हम की मतलब टॉपिकों को देखते चलेंगे, समराइज़ करते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा कि हम एग्जाम में औरों से अलग होंगे। क्योंकि हमें क्या है, 100+ करके आना है। तो 100+ के लिए आपको इतना करना ही करना होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, ZPD, यानी हम जितना कर सकते हैं उससे अधिक करके आना है की कोशिश करनी है। और यही हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि तभी सफलता मिल सकती है। क्योंकि 2021 में भी यही रखा था मैंने कि 100+। तो जिस स्टूडेंट के 2021 में 96 95 थे उन सबका सिलेक्शन हो गया। तो इसी तरह से आप भी बस यही टारगेट रखिए कि 100+, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQ टाइप क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे कि हमारा
इस बार भी 100+ ही छुएं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि तू हंस मुस्कुरा, रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। इस बार आपको क्या करना है, अपनी सिलेक्शन लेकर जाना है, क्योंकि सिलेक्शन ही आपकी सफलता को दर्शाएगा। क्योंकि आप कितने सफल हैं ये कौन बताएगा, ये आपका सिलेक्शन बताएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी, तो आप दोनों की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को जाकर ज्वाइन कर लेना है। दूसरा एक काम और करना है कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें अवेलेबल हैं किसकी, तो UP TGT PGT की, ठीक है, UP TGT और यहाँ पे PGT की। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या मिल सकेगा, बॉर्नवीटा या कॉम्प्लेक्स जैसी एनर्जी मिल सकेगी, जब आपको पता हो कि हमारे पास कितनी सीटें हैं उसमें से हमें एक लेनी है। तभी आपको यहाँ पे आप अपने से यानी अंदर से मोटिवेट होकर मेरे साथ काम कर सकेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा आपके मार्क्स खुद के कितने आए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि मेरा अंदाज़ा का अगर आप यहाँ पे 80 भी ला पा रहे हैं, तो आपके अगर 80 भी आए तो आपका अमूमन वहाँ पे 90 के आसपास स्कोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है ये थोड़ा टफ है उस वाले मॉडल मतलब एग्जाम पेपर की दृष्टि से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।